एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में दबाव समूह। भारतीय राजनीति में दबाव समूहों के प्रकार और इस प्रकार से भारत में जो दबाव समूह हैं उन दबाव समूहों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारा हम आज के इस टॉपिक में पढ़ना चाहेंगे। आज के व्याख्यान में इसे पूरा करना चाहेंगे। मित्रों, एशिया की राजनीति के 3 अध्येताओं ने जो हैं काहिन, पेपार्क एवं टिंकर, इन तीनों ने ये निष्कर्ष निकाला दबाव समूह के बारे में, वो भारत पर भी लागू होता है। क्या कि पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में हित समूहों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, जबकि गैर पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ है। पश्चिमी देशों में जो दबाव समूह या हित समूह है उनको स्पष्ट देखा जा सकता है, उनकी अभिव्यक्ति हुई है, जबकि गैर पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ है। तो भारत में अमेरिका की भांति दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए हैं, यद्यपि कुछ व्यावसायिक संगठन दबाव समूह के रूप में सक्रिय अवश्य हैं, किंतु अन्य समुदायों के दबाव समूह मध्यम वर्गीय नेतृत्व के कारण सक्रिय रूप में राजनीतिक प्रक्रिया के निर्णयों को आधुनिक ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक विपन्नता के कारण भी दबाव समूह की मांग शासकीय सामर्थ्य के मध्य एक बड़ा अंतर भारत में दर्शनीय है, दिखाई देता है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के चलने के कारण राजनीतिक अधिकारों की वृद्धि, जनता को प्राप्त विशेषाधिकारों एवं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नियोजित कार्यक्रमों के विस्तार के कारण भारत में क्या है, राजनीतिक संरचना में दबाव समूह है या हित समूह का विस्तार तो होता ही जा रहा है। यदि हम भारत में जो दबाव समूह हैं वो कितने प्रकार के हैं, यदि हम देखना चाहें तो भारत में 4 प्रकार के दबाव समूह सक्रिय हैं। ये जो समूह होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं, हम इनको जिन 4 प्रकारों में बांट रहे हैं, पहला है संस्थानात्मक दबाव समूह जो संस्था के रूप में काम करते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह है, समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। असमुदायात्मक दबाव समूह है और प्रदर्शनकारी दबाव समूह है। संस्थानात्मक दबाव समूह में हम ले सकते हैं, जैसे कांग्रेस कार्य समिति को लिया जा सकता है, कांग्रेस संसदीय बोर्ड को, मुख्यमंत्रियों के क्लब को इसमें लिया जा सकता है, केंद्रीय चुनाव समिति को, नौकरशाही को हम संस्थानात्मक जो संस्थान के रूप में काम करते हैं, दबाव डालने का काम करते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह में जैसे मजदूरों का संगठन, श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ, व्यापारियों का संघ, कृषक समुदाय, किसानों का समुदाय जो है दबाव समूह के रूप में, और ये अभी वर्तमान में आप देख भी रहे हैं दिल्ली के आसपास जो किसानों ने पड़ाव डाला हुआ है, ये एक तरह का दबाव समूह है। छात्र समुदाय, स्टूडेंट्स की यूनियन, कर्मचारी संघ और सांप्रदायिक संघ, ये सभी समुदायात्मक दबाव समूह के प्रकार हैं। असमुदायात्मक दबाव समूह हैं जिसमें कोई धार्मिक समुदाय, सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर बना हुआ समुदाय, जातिगत आधार पर बना हुआ समुदाय कोई दबाव समूह है, भाषा के आधार पर बना हुआ दबाव समूह है, गांधीवादी संघ जो भी हैं वो सभी इसी में आते हैं। इसी तरह से प्रदर्शनात्मक दबाव समूह में जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक दल बना हुआ था, वो दबाव समूह बना हुआ था। बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, उल्फा जो असम में था, और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, ये सभी जो कोई पंजाब में, कोई कश्मीर में, कोई असम में जो सक्रिय थे, तो ये सभी जो है दबाव समूह के रूप में काम कर रहे थे। तो 4 प्रकार के दबाव समूह भारत में हैं, संस्थानात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह है। दबाव समूह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दबाव देने का काम करते हैं। ये नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं, जो नीतियों का निर्धारण करते हैं। इसके लिए ये विधानसभाओं और संसद के जो कॉरिडोर हैं, जो उनकी लॉबीज है, वहाँ घूमते रहते हैं और इस तरह से संपर्क करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं। हम भारतीय दबाव समूहों की यदि विशेषताओं को देखें तो पहली विशेषता आती है भारतीय राजनीति में परंपरावादी दबाव समूह, जैसे जाति, समुदाय, धर्म और प्रादेशिक गुट जो है वो निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। ये अधिकांश राजनीतिक दल क्या करते हैं, जाति और समुदाय के आधार पर ही अपने समर्थकों को संगठित करते हैं। जातीय समुदाय को आज भी हम भारत में बेताज की सरताज कह सकते हैं, जातिगत आधार पे जो दबाव समूह बने होते हैं।
दूसरी विशेषता है अधिकांश हमारे समुदायात्मक दबाव समूह पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण है। उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेताओं के हाथों में है और उन्हें दल के पीछे दलीय सत्ता कहा जा सकता है। और ये भी एक विचित्र सत्य है कि प्रमुख व्यापार उद्योग हित समूह जो है वो दलीय नियंत्रण से स्वायत्त है, उन पर दल का कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरी विशेषता है स्वाधीनता प्राप्ति के तुरंत बाद सार्वजनिक नीति के निर्माण में दबाव समूह की सीमित भूमिका दिखाई देती है। इसके दो प्रकार थे। पहला, केंद्र और राज्यों में शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व था और द्वितीय, सरकार पर कांग्रेस दल का एकाधिकार था, तो इसलिए दबाव समूह कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सशक्त नेतृत्व का पतन होता गया और कांग्रेस का एकाधिकार भी टूटता गया, वैसे वैसे राजनीति में दबाव गुटों का प्रभाव भी बढ़ता गया। प्रारंभ में जो दबाव गुट थे उनकी भूमिका बड़ी नकारात्मक रही। वे इस बात पर बल देते रहे कि सरकार राष्ट्रीयकरण न करे बैंकों का और भूमि पर टैक्स में भी अभिवृद्धि न करे। किंतु वर्तमान में जो दबाव गुट सक्रिय हैं वो सकारात्मक रूप से अपने हितों को प्रभावित करने वाली नीतियों के निर्माण में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। चौथी विशेषता है पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार की नीतियों पर भारतीय संघ के राज्यों का भी प्रभाव पड़ने लगा है। राज्य सरकारें भी अब क्या है केंद्र सरकार पर दबाव डालने लग गई है और राज्य संगठित दबाव डालने का प्रयास करने लगे हैं, मिलकर के प्रयास करते हैं दबाव डालने का। राज्य लॉबिंग के लिए अधिकारी रखते हैं जिससे वे संसद सदस्यों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। तो ये संविधान के अनुच्छेद 262 तथा 263 के अंतर्गत केंद्रीय संसद को अंतर्राज्यीय नदी पानी विवाद तथा सीमा विवाद हल करने की शक्ति प्राप्त है और कई राज्यों के बीच ऐसे विवाद उलझे पड़े हैं, जैसे कावेरी नदी को लेकर के या यमुना नदी के पानी को लेकर के। इसलिए दबाव और लॉबिंग की राजनीति द्वारा वे अपना हित वर्धन करने में लगे हैं। राज्य क्या करते हैं, संसद सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जो नीति निर्माता हो। तो इस तरह से राज्य भी दबाव डालने का कार्य कर रहे हैं। पांचवी विशेषता है जब राज्यों में मिलीजुली सरकार या गैर कांग्रेसी सरकार कार्यरत थी तो उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में केंद्रीय सरकार के विरोध में दबाव गुटों को प्रेरित किया। ऐसी मांगे जैसे कि अधिक विश्वविद्यालय मिले, इस्पात कारखाने की स्थापना हो, तेल शोधन कारखाने की स्थापना, सार्वजनिक उद्यम की स्थापना आदि के लिए जब कभी राज्यों में आंदोलन हुए तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाया। छठी विशेषता है राजनीतिक दलों में विद्यमान संस्थागत दबाव समूह ने दलीय व्यवस्था को ही डावाडोल करने की चेष्टा की है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों में कार्यरत गुटों ने बहुमत सरकार की कार्यप्रणाली को ही चुनौती दी है। सातवीं विशेषता है विदेशी सहायता और विदेशी तकनीशियनों पर निर्भर होने के कारण विदेशी लॉबी भी हमारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालती है और बोफोर्स तोप सौदा इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि किस तरह से दूसरे देश के लोग भी हमारी नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं, दबाव डालने का काम करते हैं। आठवीं विशेषता है समुदायात्मक और प्रदर्शनकारी दबाव समूह हिंसा, जन आंदोलन, हड़ताल, अनशन और सत्याग्रह जैसे असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। नौवीं विशेषता है भारत में दबाव समूह मुख्यतया प्रशासकों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, न कि नीति निर्माण को। गुटीय नेताओं का शायद ये विश्वास है कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम, यहाँ तक कि रचनात्मक संस्थाओं और कला एवं विज्ञान दोनों के ही विकास और उन्नयन का कार्यभार नौकरशाही के हाथों में है। कहने का तात्पर्य है हमारे दबाव समूह नौकरशाहों को ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं बजाय कि नीति निर्माताओं को यानी विधानसभा और संसद सदस्यों को। 10वीं विशेषता है भारत में आम धारणा दबाव समूह की कार्यपद्धति के प्रतिकूल है। ये अच्छा नहीं माना जाता कि हित समूह नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करे। ऐसा भी माना जाता है कि यदि एक बार सरकार दबाव गुटों के आगे झुक जाती है तो फिर कोई भी निर्णय सार्वजनिक हित में नहीं लिया जा सकता है। तो ये विशेषताएं थी भारतीय दबाव समूह की। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारत में असमुदायात्मक दबाव गुट सर्वाधिक प्रभावशाली है और उनमें भी जाति का प्रभाव जो है वो सर्वत्र दिखाई देता है। उसके बाद संस्थानात्मक दबाव समूह ने राजनीति को प्रभावित किया है।
समुदायात्मक दबाव समूह में केवल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ही आधुनिक दबाव समूह माना जा सकता है। भारतीय दबाव गुटों के स्वरूप से ये धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि परंपरावादी समाज में आधुनिक दबाव समूह विकसित नहीं हो सकते। व्यापार, उद्योग, हित समूह राजनीतिक दलों से संबद्ध नहीं है और उनकी तुलना पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले दबाव गुटों से की जा सकती है। भारत में परंपरावादी दबाव समूह अपने हितों की अभिव्यक्ति के लिए चुनाव और राजनीतिक दलों का प्रयोग करते हैं, जबकि आधुनिक दबाव समूह मंत्रिमंडल और नौकरशाही को अपना नवीनतम शोध से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यदा कदा प्रदर्शनकारी जो दबाव समूह है वो भी सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे गुट कभी कभी राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरह से भारतीय दबाव समूह की, दबाव प्रेशर ग्रुप्स की, हित समूह की ये विशेषताएं थी। दबाव समूह की आलोचना भी की जाती है, दबाव समूह के कार्यप्रणाली की आलोचना की जाती है। तो हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि दबाव समूह की आलोचना किस प्रकार से की जा रही है। भारत में दबाव गुटों की कार्यशैली को गुप्त रखा जाता है और जन सामान्य को उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। वे गुप्त ढंग से अधिकारियों और कर्मचारियों, नीति निर्माताओं से परामर्श करते हैं। विधान मंडल के सदस्यों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे खुले रूप से ये प्रकट करें कि उनका संबंध किन किन गुटों से है और उन्हें उनसे किस प्रकार का लाभ मिलता है। कभी कभी तो दबाव गुट रिश्वत देकर के भी प्रशासकों को अपने स्वार्थों के अनुकूल बनाने में नहीं हिचकिचाते हैं। और दबाव गुटों की सफलता इस तथ्य पर भी निर्भर करती है कि वे सभी सही मांग प्रस्तुत करें, और इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उनका गुट कितना विशाल और वित्तीय साधनों से संपन्न है। जो दबाव गुट हैं वो सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तो इन आलोचनाओं के अंदर सत्य का अंश तो अवश्य है, ऐसी बात नहीं है कि इनमें कोई सत्य नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दबाव रहित समूह से छुटकारा पाना संभव नहीं है। ये दबाव समूह कोई भी शासन व्यवस्था हो वहाँ पर सक्रिय रहते हैं, कहीं पर कम सक्रिय होते हैं, कहीं पर ज़्यादा सक्रिय होते हैं। फिर भी दबाव समूह और हित समूह से हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक हित की अवधारणा को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक जीवन की अभिवृद्धि तथा उन्नति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। विदेशी दबाव का सामना करने के लिए राष्ट्रीय इच्छा शक्ति एवं राष्ट्रीय भावना विकसित करना अपरिहार्य है। अभी तक हित समूह है तथा सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करना एक समस्या बनी हुई है। धन्यवाद।